नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं बिहार पीसीएसजे के मेंस में पूछे गए साइंस के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पीसीएसजे के मेंस में साइंस का एक 100 नंबर का 100 नंबर का पेपर होता है और जिसमें जो भी विद्यार्थी जिसमें जो भी अभ्यर्थी इसमें अच्छा करता है, निर्संदेह उसका मेंस में होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेधावी छात्र होते हैं जिनका लॉ तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वो साइंस में उतना अपेक्षित नंबर नहीं पा पाते हैं, जिससे वह पीछे रह जाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरी टीम ने, मतलब टारगेट फॉर आईक्यू एंड टीम ने यह निश्चय किया कि हम लोग बिहार पीसीएसजे के मेंस के लिए एक सेशन चलाएंगे जिसमें बिहार पीसीएसजे के साइंस के जो पेपर पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, उन क्वेश्चन पेपर का हम लोग सोल्यूशन देंगे और उसे कंप्लीट कराएंगे ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। आप यह समझ जाएं कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उनका आंसर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। यहां पर मैंने कोशिश किया है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अधिक से अधिक तरीके से, अधिक से अधिक आसान तरीके से आपको समझा दूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझे और आगे जो भी पेपर इस तरह आए तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएं। आपको अच्छे से पता है कि बिहार पीसीएसजे में जो भी पेपर होते हैं, पिछले 4-5 साल के पेपर से ही क्वेश्चन लगभग 60% तक तो क्वेश्चन पेपर से ही मैच हो जाते हैं। तो आपको बिहार पीसीएसजे के साइंस के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग सिर्फ 35-40% ही करना होता है। 60 से 70% के बीच में क्वेश्चन रिपीट ही हो जाते हैं। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यह पेपर जो है जो 2023 में मेंस का जो पेपर पूछा गया था उसी का सोल्यूशन है। इसको हम अलग पार्ट में खंड ग तक यानी कि सेक्शन सी तक कर चुके हैं। अब अगले सेक्शन में आते हैं जिसे सेक्शन डी बोला जाता है। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह यह पूछ रहा है, सिंपल यहाँ पे देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नाम लिखना है साइंटिस्ट का। जिस साइंटिस्ट ने यह खोजे की है उनका सिर्फ नाम लिखना है, 2 नंबर पक्का है। अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, कितना भी अच्छा लिखेंगे तो उसमें एग्जामिनर आपको सिर्फ 3 नंबर देगा, लेकिन यहां जो भी करेक्ट होगा उस पर पूरे नंबर मिलेंगे। तो यह बड़ा फायदेमंद मुझे लगता है सौदा है। कोई भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी इसको जरूर करना चाहेगा अगर उसे हो पाया तो। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बेसिकली यह दवा है, मेरे ख्याल से यह एंटीबायोटिक दवा होती है, तपेदिक वगैरह में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका जो है खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था सेलमैन, वक्समैन एंड एल्बर्ट सेट्स ने इसकी खोज किया था। ठीक है, सेलमैन, वक्समैन और एल्बर्ट सेट्स ने इसका खोज किया था। मैं नाम भी लिख देता हूं, नहीं तो हिंदी वाले विद्यार्थी बोलेंगे कि सर हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हिंदी वाले विद्यार्थी कहेंगे हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। अल्बर्ट सेट्स, ठीक है, अल्बर्ट सेट्स जो थे इन्होंने इसकी खोज किया। और ये क्या थे? ये थे सेलमन वक्समैन। सेलमन वक्समैन ने इसकी और एल्बर्ट सेट्स ने इसकी खोज किया था इस दवा का। फिर इसके बाद सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो सेल सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत किसने खोजा था? कोशिका सिद्धांत खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, ठीक है, जैकब स्लाइडेन थे और थियोडोर स्वान थे। जैकब स्लाइडेन और स्वान। जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इन 2 साइंटिस्ट लोगों ने किसका सिद्धांत दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। डीएनए किसने खोजा? इसको खोजा फ्रेडरिक मीसर ने। फ्रेडरिक मीसर ने इसको खोजा। ठीक है, वहीं ब्लैक होल की खोज किसने किया था? तो पाउल मर्डिन एंड लुइस वेबस्टर ने इसको खोजा था। ठीक है, वेबस्टर ने इसको खोजा था। किसने खोजा था? पॉल मर्डिन और लुइस वेबस्टर ने इसको खोजा था। पाउल मर्डिन एवं लुइस वेबस्टर ने इसको खोजा था। वही मैं पीरियाडिक टेबल को दिमित्री मेंडलीफ ने इसे खोजा था। दिमित्री
ये रसियन नाम है, दिमित्री मेंडलीफ। इनके बारे में तो आपको पता है, 9वीं 10वीं में आपका प्राण काफी ये पी चुके हैं, तो इनके बारे में आपको पता है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने कोशिका खोजा था। ओरल पोलियो वैक्सीन, सबसे क्रांतिकारी जो खोज थी यही थी, ठीक है, सबसे क्रांतिकारी खोज यही थी। तो ओरल पोलियो वैक्सीन पूछा है तो आपसे एग्जाम में जो पहली पोलियो वैक्सीन बनाई थी जिसे जोहानस साल्क ने बनाया था उसके बारे में पूछेगा। इस बार तो इसने पूछ लिया एल्बर्ट ब्रूस साबिन को, एल्बर्ट ब्रूस साबिन, अल्बर्ट होगा या एल्बर्ट होगा, जो भी हो, अल्बर्ट ब्रूस साबिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इतनी बड़ी क्रांतिकारी खोज है जिसने पोलियो के वैक्सीनेशन को बहुत ही आसान कर दिया। 2 बूंद जिंदगी का पूरे एक एक गांव में घूम घूम कर पिलाया गया, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी को किसने खोजा, सूक्ष्मदर्शी का किसने खोज किया, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी को खोजा जकारियस जैनसन ने, ठीक है, जकारियस जकारियस जेनसन ने खोजा था। तो ये थे ग्रेग मेंडल, इनके बारे में पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ग्रेगर मेंडल ने खोजा था। एडवर्ड जेनर ने जो सबसे पहले इन्होंने वैक्सीनेशन बनाया था, किस चीज का बनाया था, इन्होंने बनाया था चेचक का टीका बनाया था। और ये टीकाकरण की शुरुआत थी, यहीं से टीकाकरण या वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होता है। एडवर्ड जेनर, इनका नाम था एडवर्ड जेनर, इन्होंने इसको खोजा था। तो ओवरऑल इतने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और यकीन मानिए इन्हीं में से 2-4 क्वेश्चन हर साल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करिए, क्या एक्सप्लेन करिए, स्काई क्यों नीला दिखाई देता है, फ्यूज तार क्यों जो है उपकरणों की सुरक्षा कैसे देता है, बाहरी बल के बिना तरल की एक बूंद का आकार गोलाकार क्यों हो जाता है, मनुष्यों में रक्तचाप मस्तिष्क की तुलना में पैरों पर अधिक होता है, मॉडेम का उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में किया जाता है। तो चलिए एक एक को करते हैं। तो स्कैटरिंग का यह मतलब होता है कि जब लाइट किसी माध्यम में जाती है तो माध्यम के पार्टिकल से कणों से टकरा के वह स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। तो लाइट के अंदर जो होता है आपको पता है, जो विजिबल लाइट होती है उसे हम विबग्योर बोलते हैं, यानी ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, वायलेट कलर हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, लाल हो गया। या दूसरे शब्दों में हम बोले बैगनी हो जाएगा, ठीक है, जामुनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा और लाल हो जाएगा। जो प्रिज्म से हम प्रिज्म से जब हम बनाते हैं, तो प्रिज्म से हम जब बनाते हैं तो एक लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, बाद में वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे जो होता है वो कौन सा होता है, सबसे नीचे जो होता है वायलेट कलर यानी कि बैगनी कलर होता है, फिर इंडिगो हो जाता है, फिर कौन सा हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर कौन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, फिर येलो हो जाएगा, फिर ऑरेंज हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा। इसे विबग्योर का फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। इसमें वेवलेंथ जो होती है आर की सबसे ज्यादा रेड की होगी और सबसे कम वेवलेंथ जो होती है किसकी होती है, ये इसकी हो जाती है, क्या बोलते हैं, जामुनी कलर की हो जाती है। तो यहां पे हमको यह देखना है कि आखिर एटमॉस्फेयर में जब लाइट आती है तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ टकराकर स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटर के उस प्रोसेस में एक फार्मूला होता है जिसे हम स्कैटरिंग या प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकीर्णन के इस फार्मूले का मतलब ये प्रोपोर्शनल होता है 1/λ का पावर 4, ठीक है। तो ये जो होता है लेमडा जो होता है, जिसका जितना ज्यादा लेमडा होगा उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, ठीक है। तो लेमडा सबसे ज्यादा यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड कलर का है तो स्कैटरिंग सबसे कम जो होगा रेड का होगा, क्योंकि 1/, है। तो डिनोमिनेटर में जब लेमडा है तो इसका यह मतलब है, यानी कि हर है, या अगर भिन्न में देखें तो अंश बढ़ेगा तो भिन्न की वैल्यू बढ़ती है, हर यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जो ये जो ये नंबर है यह इसका वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे जो है लेमडा अगर कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाले नंबर है, जामुनी हो गया, इंडिगो
येलो हो गया, ब्लू हो गया, इनका जो है वेवलेंथ कम होता है। तो जब ये जाएंगे एटमॉस्फेयर में, हवा के पार्टिकल से टकराएंगे, उनके मॉलिक्यूल के जरिए जो है लाइट स्कैटर होगी, तो सबसे ज्यादा जो स्कैटर होगा वह ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा। और ब्लू कलर जब स्कैटर होगा तो आसमान में हमको ब्लू कलर ही दिखेगा। तो यकीन मानिए जिस आसमान को हम लोग नीला आसमान समझते हैं वो हमारे वायुमंडल के ऊपर नहीं है। हमारे वायुमंडल के ऊपर सब कुछ काला ही दिखेगा, ठीक है। हमको दिखता है कि यह नीले कलर का है क्योंकि स्कैटरिंग हो रहा है। और यह सिद्धांत दिया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रेले। लॉर्ड रेले जो थे यह सिद्धांत दिए थे कि लाइट जो होती है जब हवा में आती है तो हवा में जो धूल और दूसरे पार्टिकल्स हैं उनसे टकराकर स्कैटर करती है, जिससे पूरा आसमान नीला दिखता है। फिर उन्होंने कहा कि समंदर भी नीला इसी कारण से दिखता है, लेकिन वहां पे वह गलत थे। उनको गलत साबित किया डॉक्टर सीवी रमन ने। उन्होंने कहा नहीं, जब लाइट आसमान में आती है तो पार्टिकल से टकरा के स्कैटर कर रही है तो उसकी छाया समंदर पे पड़ेगा, नीले आसमान का तो नीला दिखेगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। जब लाइट आसमान में चल सकती है, निर्वात में चल सकती है, वायुमंडल में चल सकती है, तो पानी में भी तो लाइट की एक स्पीड होती है। तो लाइट पानी के अंदर आके क्यों नहीं स्कैटर करता है? पानी के पार्टिकल से टकराकर उसे स्कैटर करना चाहिए। यह सिद्धांत तो गलत है कि आसमान की छाया पड़ रही है समंदर पे, इस वजह से वो नीला है। तो उसको उन्होंने शोध करके यह बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि लाइट जो है जब पानी से टकराती है तो पानी के मॉलिक्यूल से भी टकराकर वह स्कैटर करती है, और इस वजह से जो है इसका रंग नीला है। काफी बड़ी व्याख्या दिया उन्होंने। और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की जो शुरुआत मानी जाती है यहीं से मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने पहले बार बताया कि लाइट को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब पानी के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो एनर्जी को वह एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी को वह जो है खोते हैं। तो जो उसके फोटान मतलब पानी के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है उनकी जो है इन दोनों के बीच में, मतलब फोटान और पानी के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिससे लाइट की वेवलेंथ घटती बढ़ती है। और 10 करोड़ फोटान, 1 करोड़ फोटान में से कोई एक फोटान ऐसी हरकत करता है। इस सब चीज़ों को उन्होंने समझाया। तो रमन इफेक्ट होता है, तो इसको और अच्छे से आपको समझाते हैं हम। खैर, इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्यूज वायर कैसे घरों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो फ्यूज वायर को जो है, फ्यूज वायर को अगर हम देखें तो फ्यूज वायर बनता किससे है? तो फ्यूज वायर जो बनता है वह बनता है टीन से और लेड से, ठीक है। लेड और टीन से बनता है, ठीक है। लेड फ्यूज वायर जो बनता है किससे बनता है? ये लेड और टीन से बनता है, ठीक है। फ्यूज वायर जो है लेड और टीन से बनता है। लेड प्लस टीन, इनसे मिलाकर हमारा फ्यूज वायर बनता है, फ्यूज वायर बनता है। और फ्यूज वायर का जो होता है ना मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, हिंदी में बोले तो गलनांक, ये बहुत ही कम होता है। और इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं कि यह एक घर है, घर के अंदर जो है खंभे से लाइट आ रही है, यह खंभे से लाइट आई, यहां पे हमने फ्यूज वायर लगा दिया है, ठीक है। ये फ्यूज वायर है। और इसके बाद घर में अंदर जो है कनेक्शन गया, यहाँ फ्रिज है, एसी है, कूलर है, सारे अप्लायंसेस हैं, पंखा है, एसी, सब कुछ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, लोड बढ़ता है। लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा है इसका, प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? जब लोड शॉर्ट सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा होगा तो इसकी क्या खासियत है लेड और टीन से बने हुए फ्यूज वायर की? इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण यह रेजिस्ट करेगा, विरोध करेगा जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है ओवरलोड होने पर। तो नतीजा क्या होगा? यह बहुत तेजी से गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो नॉर्मल जो कॉपर का वायर लगा है या दूसरे उपकरण लगे हैं उनकी तुलना में ये वायर जो है बहुत जल्दी पिघल जाएगा, इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो जब पिघल जाएगा तो यह यहां से टूट जाएगा, और जब ये यहां से टूटेगा तब क्या होगा? जैसे ये टूटेगा कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहां से टूट जाएगा, ठीक है, जैसे ये यहां से टूटेगा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नतीजा सारा का सारा घर का जो उपकरण है वह जले, उससे पहले ही फ्यूज वायर जल के टूट जाता है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है और घर में करंट जो है वह बंद हो जाता है। तो ऐसे फ्यूज वायर जो है घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, यही सब कहानी लिखी हुई है यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। चलिए,
फ्यूज वायर टीन और लेड से बना होता है। इस तार का गलनांक कम होता है लेकिन बिजली का प्रतिरोध इसके प्रति अधिक होता है। जब इस पर लोड बढ़ता है तो उच्च प्रतिरोध के कारण यह गर्म होकर पिघल जाता है क्योंकि इसका गलनांक भी कम होता है। एक बार जब यह पिघल कर टूट जाता है तो बिजली का सर्किट भी टूट जाता है, बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। इस प्रकार बिजली के उपकरण, घरेलू उपकरण इत्यादि क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते, जिससे उपकरणों को अधिक नुकसान से बचाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड विदाउट, क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा, जो किसी लिक्विड की बूंद जो होती है वो गोलाकार क्यों होती है, तो वो सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो सरफेस टेंशन यानी कि जो है पृष्ठीय तनाव क्या होता है, तो पृष्ठीय तनाव जो होता है, अगर मैं कहीं पे पानी के मॉलिक्यूल या कुछ रखे हुए हैं तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच के रखना चाहेंगे, और खींच के रखना चाहेंगे तो एक गोलाकार शेप में ही वो आएगा। ठीक है, मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं सुविधा के लिए, अगर मान लूं, ठीक है, सुविधा के लिए मान लूं कि ये एक बर्तन है, ठीक है, ये पानी की बूंद है, चौकोर है, ठीक है, ये चौकोर है, आइस क्यूब की तरह है। तो जो बीच में होगा वो सबको अपनी तरफ बराबर दूरी से खींचेगा ना, ये बीच के मॉलिक्यूल सबको अपनी तरफ बराबर तरीके से खींचेंगे तो ये गोलाकार ही हो जाएगा, ये चौकोर शेप में नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि ये चौकोर या वर्गाकार हो जाए। जब भी पानी की बूंद बनेगी वो गोल ही बनेगी, क्योंकि पानी के हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अधिक से अधिक खींच के रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सहसंजक बल। उस बल के कारण ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने साथ खींच के रखना चाहते हैं और वो गोलाकार शेप में आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो है यह गोलाकार होता है। तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है, पृष्ठीय तनाव जो होता है किसी भी लिक्विड का वह गुणधर्म होता है जिसके कारण वो अपनी सरफेस को मिनिमम रखना चाहता है। और यह ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में, अणुओं के बीच में एक सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स लगता है, या ये कह लीजिए कि अंतराण्विक बल होता है, जिसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। दो तरह का होता है, जब आपस में लगता है अणुओं के बीच में तो इसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एक ही मैटर के अणुओं के बीच में लगे तो कोहेसिव फोर्स होता है। तो कोहेसिव फोर्स के कारण, सहसंजक बल के कारण वह बूंद के रूप में रहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यह, इन ह्यूमन द ब्लड प्रेशर इज हायर एट द फीट देन एट द ब्रेन। यह कहना चाह रहा है कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो पैरों में रक्त का प्रवाह या रक्त का दाब ज्यादा होता है किसकी तुलना में, ब्रेन की तुलना में। स्वाभाविक रहेगा क्योंकि हमारा ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट का काम होता है पंप करके ब्लड को पहुंचाना। तो पैरों, जो हमारे हार्ट के नीचे ब्लड का फ्लो होगा वो इजीली होगा, क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे उसे खींच रहा है, तो यह इजीली हो जाएगा। और जो ब्रेन में पहुंचाना है तो हार्ट पंप करके भेज रहा है, लेकिन ग्रेविटी जो है ब्लड को नीचे की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से ब्रेन के हिस्से में जो होता है रक्त का दबाव कम होगा, पैरों में ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, इसमें इतना ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मॉडम क्या होता है। मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है ना, मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का, मॉडम का क्या काम होता है, तो मॉडम जो होता है, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलेशन हो गया, डीमॉड्यूलेशन हो गया। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है किसी तरंग पे दूसरी तरंग को मॉड्यूलेट करके भेज देना, यानी कि कोई वेव है उसके ऊपर दूसरे सिग्नल को लगा के भेज देना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमें एफएम वगैरह में आवाजें सुनाई देती हैं, कैसे सुनाई देती हैं, ध्वनि साउंड तो नहीं आना चाहिए, उस साउंड को कैसे हम लोग भेज देते हैं, डिजिटल सिग्नल को कैसे भेज दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए। ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। एक साउंड, एक वेव को दूसरी वेव के साथ मिलाकर भेज देना, इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। सरल भाषा में यही मॉड्यूलेशन होता है, काफी जटिल प्रक्रिया होती है। यहां पे पूछ रहा है कि मॉड्यूलेशन, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम कैसे मॉडेम डेटा को कैसे दो कंप्यूटर, टेलीफोन के जरिए कैसे दो कंप्यूटर या टेलीफोन लाइन में कैसे ट्रांसफर होता है, यही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो हमको यह समझना होगा कि मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पे दो कंप्यूटर बना लेते हैं या दो टेलीफोन लाइन बना लेते हैं। एक कंप्यूटर यहां पे हो गया, ठीक है, एक कंप्यूटर ये हो गया, ठीक है, एक कंप्यूटर यह हो जाता है, ठीक है, एक कंप्यूटर यह हो गया। दूसरा कंप्यूटर यहां पे हम बना लेते हैं, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर यहां पे हम बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा,
यहाँ पे अगर हम कोई सिग्नल बनाएंगे, कोई सिग्नल अगर हमको यहाँ से वहाँ भेजना हो तो कैसे भेजा जाएगा? तो उसको भेजने का जो तरीका है, उसको भेजने का तरीका है कि यहाँ पे एक मशीन होगी जिसे हम मॉडेम बोलते हैं, यही कंप्यूटर से लाइन से जोड़ेगा, और दूसरा मॉडेम इस कंप्यूटर में होगा, यह इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम सिग्नल जो भी हम लिखेंगे या कंप्यूटर पे जब भी हम लिखेंगे तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर में काम करता है। ठीक है, यह डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल नंबर में बात करता है। तो डिजिटल नंबर में यहाँ पे जो भी कुछ करेंगे वो बाइनरी से हो जाएगा, वो डिजिटल डेटा होगा। डिजिटल डाटा को क्या करेगा ये मॉडेम? एनालॉग डाटा में बदलेगा, एनालॉग डाटा में बदलेगा। ठीक है, एनालॉग डाटा में बदलेगा। यह एनालॉग डाटा क्या होगा? अब डिजिटल डेटा जो है एनालॉग में बदल गया। अब क्या होगा? अब इसको टेलीफोन लाइन के जरिए हम जो है विद्युत चुंबकीय रूप में इसको यहां से हम इस लाइन के जरिए हम इसको विद्युतीय संकेत के रूप में भेजेंगे। ठीक है, अब ये लंबी दूरी पे क्या है? यहां पे एक दूसरा मॉडेम है। दूसरा मॉडेम जो है ये क्या कर रहा है? ये डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदल रहा है। याद रखिए, ये डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये डिजिटल डेटा एनालॉग के फॉर्म में यहां पे आ गया, एनालॉग डेटा के रूप में। अब यहां पे ये वाला मॉडेम क्या करेगा? इस एनालॉग को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करके किसे भेज देगा? यह डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके भेज दिया किसके पास? दूसरे कंप्यूटर के पास। दूसरा कंप्यूटर फिर इसको डिजिटल डेटा मिला, यानी 0-1 यानी बाइनरी नंबर के फॉर्म में डेटा होता है, इसे फिर से कन्वर्ट करके हमारे सामने लाकर रख देगा और हम उसको पढ़ लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है मॉडेम में? क्या होता है मॉडेम में? दो चीजें काम करती हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में एक मॉडेम एक सिस्टम के साथ जुड़ा है, वह डिजिटल डेटा को, कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेस होता है डिजिटल फॉर्म में होता है, उस डेटा को यह मॉडेम क्या करेगा? एनालॉग सिग्नल में बदल देगा। फिर लाइन के जरिए, टेलीफोन लाइन के जरिए, वायर के जरिए यह डेटा दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचेगा। वहां पे यह दूसरा मॉडेम होगा, वह मॉडेम क्या करेगा? इस जो मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल आया है उसे डीमॉड्यूलेशन करेगा, यानी जो एनालॉग सिग्नल में डिजिटल डेटा छुपा है उसे फिर से वो डिजिटल सिग्नल में बदल देगा, ताकि यह कंप्यूटर इसको रिसीव कर पाए। तो यह पूरी प्रक्रिया चलती है, यही काम होता है अपने मॉडेम का। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे आखिरी पार्ट के ऊपर, और आज ही ट्राई करेंगे कि यह वीडियो आप लोगों को मिल जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।